अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, फर्स्ट डे का जो बिज़नेस है द लेजेंड ऑफ मुल्ला जट का, वो आपको बताएंगे कि कितना किया है उसने ओवरसीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं ज़रा दो तीन चीज़ें वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं जहाँ पे मैंने रज्जो के करैक्टर तक को एक्सप्लेन किया, वहाँ पे जहाँ पे रेशम साहिबा, हालांकि ज़्यादा किरदार नहीं था, बाबर अली को डिस्कस किया, शफकत चीमा को, वहाँ पे मैं अहम किरदार जो थे वो एक तो उमैमा का था। लेकिन आपने देखा कि मैंने जो लास्ट वाला जो मैंने रिव्यू दिया था उसमें अब्रप्टली बंद हो जाता, मैंने इजाज़त भी नहीं ली थी, आप दोबारा देख सकते हैं। तो वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने उमैमा साहबा को एंड पे डिस्कस किया था बड़ी तफसील से। नैयर एजाज और जो अली अज़मत है, इन दोनों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। मैं जिस टाइम हालांकि फ़िल्म देख रहा था तो मैं अली अज़मत के बारे में सोच रहा था कि रिव्यू में क्या कहना है इनके हवाले से। तो मेरी बड़ी माजरत है। एक उमैमा का तो दारुनतनी का जो किरदार है, ये कैसे हो सकता है कि पूरी मौला जट को डिस्कस किया जाए और उनको ना किया जाए, वो अब्रप्टली हो गया था, टेक्निकल कुछ इशू हुआ, वो उसमें आ नहीं सका। तो जिसकी वजह से मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ। और उमैमा ने जो किरदार अदा किया बहुत ही ज़बरदस्त किया है मेरे ख्याल में। अगर आप इंडिया की फ़िल्म देखें जीने नहीं दूंगा, उसमें जो दारुनतनी बनी थी, उसने किरदार को हमें बाकी किरदारों की तरह उसने भी तबाह बर्बाद करके रख दिया था। तो चकोरी साहिबा ने जो एक ट्रेंड सेट किया था, ये एक जो जिसे कहना चाहिए कि एक मार्क सेट किया, जिसको उसके अंदर एक किरदार को निभाने की जो हाई लेवल जो उसका सेट किया था, उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया है उमैमा ने। और उनकी डायलॉग डिलीवरी देख लें, उनके फेस एक्सप्रेशन देख लें, उनके चलने का स्टाइल देख लें, बिल्कुल उन्होंने उसको मेंटेन किया है। और मैंने दोबारा जिस तरह कहता हूँ कि कोई किरदार जो अमर हो जाए, जिस चकोरी की ज़िंदगी के जो किरदार हैं ख़ुद, वो सबसे बड़ा जो किरदार है उनका मौला जट का किरदार है। तो इस बड़े किरदार को अगर कोई दूसरे बंदे को आप दे दें या बंदी को दे दें करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में उसको अचीव करना ही उसकी बड़ी कामयाबी होती है। तो बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अली अज़मत साहब ने बड़ा हैरान किया है पूरी फिल्म में। जिस तरह मेरी मुस्तफ़ी साहब से बात हो रही थी, अगरचे पंजाबी फिल्म में पंजाबी माहौल नज़र नहीं आया, लेकिन कम अज़ कम अली अज़मत को सुन के पंजाब का माहौल, रे घोड़े बोलते हैं और वो लहजा सारा कुछ, और एक टच आता है उसमें। बल्कि मुझे वो याद है सूरज के साथ साथ में मसूद अख्तर साहब थे, वो जिसमें कहते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा कुब कैसे निकला था, तो वो थोड़ा उस तरह की झलक मार रहे थे। तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया अली अज़मत ने, नेचुरल वे में किया। हालांकि उनका कोई अदाकारी का बहुत ज़्यादा, एक तो होता है ना कि रेगुलर अदाकारी करते रहते हैं, रिदम में होता है बंदा पूरे, उसमें नहीं, वो नहीं करते उस तरह से किए में किरदार उन्होंने, लेकिन बहुत ही रेयर कम करते हैं बहुत। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। नैयर एजाज साहब तो बहुत अच्छा जग्गू का किरदार है, वो उनके किरदार की तारीफ़ करना जो है वो हर दफ़ा मैं अक्सर कहता हूँ कि उनको जो मर्ज़ी बना दें, वो असल मायनों में अपने आप को चेंज करने की पूरी भरपूर सलाहियत रखते हैं। किसी लहजे को वो देख लें, हालांकि उनके फेस के एक्सप्रेशन या आवाज़ की समटाइम पॉजेस वगैरह वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो चीज़ें उठ के बड़ी आती हैं। उनका गेटअप, उनके कपड़े वपड़े जो भी है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी करके फिर वो उस किरदार में ढल जाते हैं। तो ये तीन किरदार थे जो बहुत अहम किरदार थे, जहाँ मैंने छोटे छोटे किरदार भी का तज़किरा किया, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थोड़ी। तो अच्छा, अब आते हैं बिज़नेस की तरफ। फिर मैं आपको बताता हूँ मुस्तफ़ी साहब ने क्या से हमारी कुछ बात हुई है। जो बिज़नेस है वो इसका ओवरसीज़ 4.4 करोड़ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कुल मिला के जो है 9 करोड़ 30 लाख रुपया बनता है। ये 4 करोड़ मोर और लेस जो हैं वो उन्होंने किए हैं, 4.5 करोड़ और इस तरह करके। तो जो दोनों मिला के बनते हैं 9 करोड़ 30 लाख का बनता है। और ये जुमा इसमें शामिल नहीं है, इसमें जुमेरात का बिज़नेस है ये। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जुमेरात को जो इसके मौला जट के शो थे वो दिन में नहीं थे, वो शाम को शुरू हुए, क्योंकि जुमेरात पहला दिन था 13 अक्टूबर, तो उसमें दिन में शोज़ नहीं थे। जो जुमे के शो थे, जिस तरह मैंने आपको सेंटोरस अनफॉर्चुनेटली खुला नहीं है, तो सेंटोरस के पहले दिन 8 शो थे। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जुमेरात को शाम को शो शुरू हुए इसके। सेंटोरस में पहले दिन इसके 8 शो थे, अगले दिन 16 थे, फिर उससे अगले दिन यानी आज अगर लगती वो 20 शो होते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शाम का टाइम था, तो पूरे मुल्क के अंदर यही सूरत हाल थी कि शोज़ पहले दिन कम थे। उसके बावजूद पाकिस्तान में और दुनिया भर में उसका जो बिज़नेस है बड़ा हौसला अफजा जिसे कहना चाहिए वो है। सारे लोग खुश हैं, इंडस्ट्री के फलने फूलने पे खुश हैं। अगरचे ये एक अलग कहानी है कि बिलाल लिशारी कब फिल्म बनाएंगे दोबारा, और माहिरा खान, फवाद खान,
हमज़ा और उमैमा, जिनकी वजह से फिल्म हिट हुई है और जिनकी मौजूदगी इसने इस फिल्म को कामयाब कराया, ये दोबारा कब इकट्ठे होंगे। और अगर ये नहीं होंगे, उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर भी इस किस्म की फिल्म बन सकेगी या नहीं बन सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लेकिन बिजनेस के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको एक और चीज़, अगरचे इस फिल्म को दुनिया भर में लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, जिसने मैंने पहले बताया था, आज भी पिंडी इस्लामाबाद में ये फिल्म जो है सिर्फ 2 छोटे से सिनेमाओं पे चल रही है, जिनको कोई लोग पूछता नहीं था। मैंने कल भी बताया, जहाँ मैं अकेले बैठ के फिल्म देखी थी, तो ना सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के साथ ज़्यादती है, बल्कि इस फिल्म के साथ भी ज़्यादती है। तो आप अंदाज़ा करें, जिस तरह मैं बताता हूँ, सैनिपेक्स की चेन है ना लाहौर में, जिस तरह मैंने नीचे कमेंट में लिखा था सैनी स्टार पर शायद है, तो किसी ने कहा वहाँ पर भी नहीं लगी लाहौर में। लाहौर में भी सैनी गोल्ड पे नहीं है, लाहौर में भी द अरीना पे नहीं है, लाहौर में भी सैनीपैक्स पे नहीं है, कराची में भी सैनीपैक्स पे नहीं है। तो ये सारे सैन में, अगर आप छोटे छोटे सियालकोट में भी सैनीपैक्स हैं, वहाँ पे भी नहीं है, गुजरांवाला में है, गुजरात में है, वहाँ पे भी नहीं है। तो ये सारे छोटे सैन में मिलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस फिल्म के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। अगर इन तमाम जगहों पर यह फिल्म लगी हुई होती तो इस फिल्म ने कितना ज़्यादा बिजनेस करना था, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो ये है, फिर आगे भी बिजनेस अपडेट आपको देते रहेंगे। मुझसे के हिसाब से मेरी बात हुई, फिल्म उन्होंने देखी, बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी फिल्म थी, वो भी मेरी फिल्म थी मौला जट, ये भी मेरी फिल्म है मौला जट। और हमज़ा अब्बासी की भी उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी की, जिस तरह मैंने बताया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलाल अशारी को ही नंबर देना चाहिए। अगर फवाद को, माहिरा को इकट्ठा किया, उसके लिए कन्विंस किया फिल्म के लिए, वो भी उन्हीं को क्रेडिट है। उनसे काम लिया, वो भी उन्हीं को क्रेडिट है। हमज़ा के साथ काम किया, वो भी उनको क्रेडिट है। और इन लोगों ने नो डाउट सब ने अच्छा काम किया, ये इनका क्रेडिट है। लेकिन इस फिल्म को सोचने वाला ये नॉर्मल नहीं थी, ये हट के था। एक होता है कि मक्खी पे मक्खी मारी जा रही होती है, तो उसमें बाज़ दफ़ा बंदा कह देता नहीं यार, ये मौला रात मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है, ये डायरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, ये एक्टर ड्रिवन फिल्म नहीं है। अब जैसा धूम को आप एक्टर ड्रिवन कह सकते हैं, डायरेक्टर का उसमें भी रोल होता है ज़ाहिर है, लेकिन संजय लीला भंसाली की जिस तरह फिल्म है, या स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म होती हैं, फिर और जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उनकी जो फिल्में होती हैं, वो डायरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती हैं। संजय की डायरेक्टर ड्रिवन फिल्म होती है। अगर उन्होंने ये बनाई थी बाजीराव मस्तानी, वो वाली जो क्या नाम है उसका, रामलीला भी, फिर बाद में पद्मावत भी, ये सारी फिल्में डायरेक्टर ड्रिवन है। उससे पहले सांवरिया कह लें आप, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जिस तरीके से वो फिल्म बनाते हैं, और देवदास के अंदर लाइटिंग, हाई फाई लैविश किस्म के सेट, और फिर ये सारा, और उन बड़े अदाकारों से काम लेना, ये डायरेक्टर ड्रिवन फिल्म थी। उसको पूरे क्रेडिट जो है वो उसका जाता है। इसी वजह से देवदास कोई और नहीं बना सकता। सारे ऐश्वर्या रॉय को भी ले लेंगे, शाहरुख खान को भी जमा कर सकते हैं, वो भी सब अपनी जगह पे, माधुरी को भी ले सकते हैं, लेकिन पीछे जो दिमाग था वो वही था। इसी तरह अगर फवाद खान को कोई और जाके ले लेगा डायरेक्टर, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और माहिरा खान को और ये सारी कास्ट पीछे अगर बिलाल अशारी नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन ये हकीकत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुस्तक साहब ने उन्होंने बताया, थोड़ा उन्होंने कहा कि पंजाब का उस तरह का कल्चर नज़र नहीं आया, कॉस्ट्यूम वो नहीं था, एरिना थिएटर रोमन एम्पायर की तरह के वो जो सारे लंबे लंबे बाल, कैटअप शैटअप सारे थे वो सारा, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। फिर मैंने ख़ासतौर पे हमज़ा साहब के हवाले से पूछा, उन्होंने हमज़ा की भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि उसको बीच में थोड़ा अपने तरीके से भी उन्होंने बोला है, और थोड़ा उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह कहानी के अंदर कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर थी, वो उन्होंने मिसालें दी है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल वो भी इस फिल्म के साथ, इस फिल्म की कामयाबी पर सारे अदाकार, मेरी जितनों से बात हुई है सब अदाकार खुश हैं, पुरुमीद हैं, लेकिन साथ में ये सवाल उठाते नज़र आ रहे हैं कि बिलाल अशारी कब अगली फिल्म बनाएंगे, और अगर वो नहीं बनाएंगे तो क्या इस किस्म की हाइप किसी फिल्म को मिल सकेगी। ऐसे अदाकारों के साथ अगर ऐसे अदाकारों के अलावा जो सबसे, अब जैसा सन ऑफ मौला जट का अगर हैदर सुल्तान ने किया है, तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था इस चीज़ को। और अगर चले अभी भी सोचा है, तो क्या वो बिलाल अशारी से बनवाएंगे, क्या वो खुद बनवाएंगे, या किसी और डायरेक्टर से बनवाएंगे, रवायती किस्म के जो डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेता चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदर सुल्तान की क्या इतनी कल्ट है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, क्या उनके अंदर इतने गट्स हैं, या क्या, चले मैं ये नहीं कहता अदाकार तो क्या लें कि उसको तो जिस शेप में आप डाल सकते हैं, उनको कोई ऐसा डायरेक्टर मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री का कितना फ़ायदा हुआ है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मतलब पैसों के हिसाब से तो इसको फ़ायदा बिलाल अशारी साहब को और उनके प्रोड्यूसर को होगा। इस फिल्म से आगे इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक सो फार सो गुड, सारे लोग सब कुछ भूले हुए हैं और सिर्फ याद है तो द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ याद है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।